रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इस आर्टिकल में हम सीखेंगे कि जो कैपेसिटर है इसको हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं और इनकी जो चार्जिंग होती है इस कैपेसिटर की वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक सर्किट दिखा दिया गया जिसमें एक कैपेसिटर है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसी तरह से इनको कनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी के साथ। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि जब भी हम बात करते हैं डीसी सर्किट की तो डीसी सर्किट में रजिस्टर और स्विच एक बेसिक कंपोनेंट है, यानी रजिस्टर के बगैर वो सर्किट कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। इसकी रीज़न क्या है? इससे पहले हमने जो स्टडी किया था उसमें कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई थी, लेकिन जस्ट ये स्टडी करने के लिए था। इसकी रीज़न ये है बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V ओवर आर। यानी अगर रेजिस्टेंस जीरो होगी, अगर इस सर्किट में रेजिस्टेंस ही नहीं होगी, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो V ओवर जीरो, तो करंट कितना हो जाएगा? इनफिनाइट करंट जो है इस सर्किट में से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जो कि इस सर्किट को बर्न कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टर है ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है और रेजिस्टर के बगैर कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो इस बैटरी के बाद हमने एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है और रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर को लगा दिया है और यहाँ पर स्विच एस है। अब क्या होगा कि जब भी हम इस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी में से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे बैटरी की वजह से। लेट्स सपोज ये प्लेट जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इससे पहले भी हम रीड कर चुके हैं कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें करंट की डायरेक्शन की तो करंट इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आपने ये बात याद रखनी है कि करंट आई की डायरेक्शन हमेशा जो है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। और इस चार्ज को फाइंड करने के लिए, यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो क्यू चार्ज है इस कैपेसिटर के ऊपर वो कितना है, हम ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। क्यू नॉट यहाँ पर इक्विलिब्रियम चार्ज है, यानी मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो सकता है इस कैपेसिटर के ऊपर वो क्यू नॉट है। और अगर किसी भी इंस्टेंट की बात करें तो क्यू है विच इज इक्वल टू क्यू नॉट, यानी मैक्सिमम चार्ज का 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। बस ये जो टी है ये कोई भी इंस्टेंट है, यानी जिस टाइम के ऊपर, यानी हमने कैपेसिटर को अभी तक कनेक्ट ही नहीं किया बैटरी के साथ तो टी टाइम कितना होगा? जीरो होगा। अगर कनेक्ट किए हुए 1 सेकंड हो गया तो यहाँ पर टी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 1 सेकंड पुट कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो गया तो यहाँ पर उस टाइम की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यानी ऊपर वाला जो टाइम है ये उस इंस्टेंट का टाइम है जिस इंस्टेंट के ऊपर हम क्यू चार्ज इस प्लेट के ऊपर मेजर करना चाहते हैं। अब क्या होगा? बैटरी वर्क डन करेगी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हुए इधर से मूव करवा देगी और इस तरह से इस प्लेट के ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा और ये चार्ज उस वक्त तक फ्लो करते रहेंगे जब तक कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस जो वोल्टेज है, पोटेंशियल V, वो किसके इक्वल ना हो जाए? इस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। उस वक्त तक चार्जेस जो है वो मूव करते रहेंगे। उसके बाद हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब भी चार्जेस तो मूव कर रहे हैं, चार्जेस हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं, ये स्टैटिक पोजीशन पे नहीं होते। क्योंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है जब चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया। अब अगर कोई चार्ज यहाँ से इस तरफ मूव करेगा तो इन द सेम यहाँ से कोई ना कोई चार्ज जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा। यानी मैक्सिमम चार्ज जब हो जाएगा तो उस वक्त मजीद और ज़्यादा चार्जेस प्लेट के ऊपर स्टोर नहीं हो सकेंगे। अगर एक चार्ज बैटरी की तरफ से इसके ऊपर आएगा तो एक चार्ज इस प्लेट से लीव भी कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, चार्जिंग रेट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। यानी जो कैपेसिटर का चार्जिंग रेट है या फिर जो कैपेसिटर ने चार्ज होना है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा और दूसरा इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसकी वजह क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पर बैटरी लगी हुई जिसने वोल्टेज तो प्रोवाइड करना है और चार्जेस को अट्रैक्ट करना है। अब क्या है कि अगर ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है तो यहाँ से चार्जेस का जो फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये अगर रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो ये उन चार्जेस को अपोज करेगी। और इसी तरह से अगर कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर भी इस कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए, मैक्सिमम चार्ज तक लेके जाने के लिए टाइम ज़्यादा दरकार होगा। तो इन दोनों का जो मल्टीपल है आर एंड सी, चार्जिंग रेट यानी टाइम जो है आर मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल होता है? टी के इक्वल होता है। इसको हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में प्रूव भी करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ आर यानी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा? टी टाइम के इक्वल होगा। द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट 63% चार्जेस, यानी 63% चार्जेस ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज
यानी यहाँ पर अगर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट स्टोर हो सकता है तो उस क्यू नॉट का 63%, यानी अगर इस कैपेसिटर के ऊपर 100 चार्ज स्टोर हो सकते हैं तो 63 चार्ज स्टोर होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम कहेंगे ये टाइम कांस्टेंट है। और ये टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, फिर आर सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी वो टाइम कांस्टेंट, वो यूनिट टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस आर और सी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा बड़ी होगी तो 63% कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। और अगर कैपेसिटर बड़ा होगा तो फिर भी कैपेसिटर को स्टोर जो 63% चार्ज करने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार होगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है ये कैपेसिटर के रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अभी हम इन चीज़ों को ग्राफिकल समझने की कोशिश करते हैं कि जब कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस कम हो या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल हो उस वक्त कैपेसिटर चार्ज होने में कितना टाइम लेता है, और जब रेजिस्टेंस बड़ी लगा दी जाए यहाँ पर तो उस वक्त कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज होगा। तो आइए इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो ग्राफ ड्रा कर दिया गया है जिसमें जो चार्जेस हैं उनको वर्टिकल एक्सिस के ऊपर शो किया गया है और टाइम ऑफ चार्जिंग जो है उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर शो कर दिया गया। अब जो देखें कि जब टाइम टी जो है ये किसके इक्वल है, आर सी के, यानी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और इस सर्किट में लगे हुए जो रेजिस्टेंस आर है उस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को यानी आर सी को, तो इनके यूनिट तो पहले ही टाइम के इक्वल होते हैं। तो जो टाइम आता है यानी इसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो इस टाइम में जो कैपेसिटर है वो 63% चार्ज हो जाता है। अगर हम बात करें यानी ये पहले अगर ये आर और सी जो है इनका मल्टीपल 1 सेकंड आ रहा हो, क्योंकि जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस माइक्रोफैरड में होती है। लेट्स सपोज कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है और जो रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम की है। मेगा 10 की पावर +6 है और कैपेसिटेंस माइक्रो यानी 10 की पावर -6 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम 1 सेकंड आ जाएगा। तो कैपेसिटर 1 सेकंड में 63% चार्ज हो गया है। एग्जाम्पल इसकी कुछ ये है कि अगर 100 चार्जेस स्टोर हो सकते थे तो 63 चार्जेस पहले ही सेकंड में इस कैपेसिटर के ऊपर आ गए हैं। अब दूसरे सेकंड में यानी t इज इक्वल टू 2RC, RC का प्रोडक्ट R और C तो कांस्टेंट रहने हैं क्योंकि ये सर्किट वही है जिसमें रेजिस्टेंस R फिक्स लगी हुई है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे सपोज किया कि ये 1 मेगा ओम की है और जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को हमने सपोज किया है कि ये 1 माइक्रोफैरड का है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी टाइम ऑफ चार्जिंग अगर 2RC के इक्वल हो जाए तो फिर कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा। तो बच्चों ये कैपेसिटर 2RC में अगर इसी वैल्यू हम t की कीमत पुट कर दें यहाँ पर यानी RC तो ये है, यहाँ पर t की जगह पे 2RC पुट कर दें, RC के साथ कैंसिल हो जाएगा और e की पावर -2 रह जाएगा। अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करें तो ये 86% आएगा। यानी 2 सेकंड में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, 86%, 86 या 0.86 ऑफ क्यू नॉट लिख सकते हैं। यानी पहले सेकंड में 63 हो गया था और दूसरे सेकंड में सिर्फ 63 से लेके 86 तक गया है, 63 से 86 तक, यानी सिर्फ 23 चार्जेस। पहले जो सेकंड था उसमें इस कैपेसिटर के ऊपर 63 चार्ज आ गए हैं और दूसरे सेकंड में कितने चार्ज आए हैं, जस्ट 23 चार्ज हैं। इसकी वजह क्या है कि चार्जिंग रेट अब स्लो क्यों हो गया है। स्टार्ट में चार्जिंग बहुत तेजी से हो रही थी और अब चार्जिंग स्लो क्यों हो गई है। तो इसकी वजह एक सॉलिड रीजन है क्योंकि स्टार्ट में इस कैपेसिटर के ऊपर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था और बैटरी इजीली यहाँ से चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेती थी और इस प्लेट को प्रोवाइड कर देती थी। अब क्या है कि जब इस प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब यहाँ से बैटरी जो टर्मिनल है ये नेगेटिव चार्जेस को जब पास करता है तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए चार्जिंग रेट जो है वो स्लो हो जाता है। अब जब इस बैटरी ने वर्क करके पहले ही सेकंड में इस प्लेट के ऊपर 63 नेगेटिव चार्ज स्टोर कर दिए क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, अब वो 63 नेगेटिव चार्ज जो है वो आने वाले नेक्स्ट चार्ज को रिपेल करेंगे। क्योंकि अब वो आने वाले चार्ज को रिपेल करेंगे बैटरी को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और इसमें टाइम भी कंज्यूम होगा। तो इसीलिए जो सेकंड RC है, जो दूसरा RC है T इज इक्वल टू 2RC, तो इसमें बहुत थोड़े से चार्जेस जो है इस कैपेसिटर के ऊपर आके स्टोर होते हैं। तो अब बात यह है कि फिर ये कैपेसिटर जो है ये मैक्सिमम चार्ज तक कब पहुंचेगा, यानी इस कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्जिंग कब पॉसिबल है, यानी वो इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी। तो बच्चों अगर 3RC की बात करें यानी टाइम जो है उसको अगर हम 3RC पुट कर दें यानी RC का जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू उसके 3 गुना टाइम हम ले लें
तो कैपेसिटर 91% जो है वो चार्ज हो जाता है। इसके बाद 4RC और 5RC, अगर हम इस T की जगह पे 5RC पुट कर दें, RC के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो Q चार्ज की वैल्यू आएगी यानी इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो 99.12% ऑफ Q नॉट आ जाएगी, यानी अबव 99% जो है वो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। और जब 99% को कैपेसिटर चार्ज अबव चार्ज हो जाता है तो हम इसी को कहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो ऑलमोस्ट फुली चार्ज हो चुका है, वो मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच चुका है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो इस तरह का अगर एमसीक्यू आता है कि व्हेन डज कैपेसिटर इज अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मैक्सिमम चार्ज, तो 5RC के ऊपर जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम चार्ज के ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। वही सर्किट है, वही कैपेसिटर है, वही रेजिस्टेंस है, लेकिन अब जस्ट क्या किया गया, यहाँ पर जो स्विच एस था इसका कनेक्शन बैटरी से खत्म करके यहाँ पर बी टर्मिनल के ऊपर लगा दिया गया है और अब जो है कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका था, अब बैटरी का कनेक्शन इससे खत्म कर दिया गया है। अब क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज है और इनकी प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अब चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों ये बात आपने याद रखनी है, जो चार्जेस मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन है जो पॉजिटिव उनकी पोजीशन है वो हमेशा कायम रहती है, वो मूव नहीं करते, वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, रैंडमली वाइब्रेट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये प्लेट क्योंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड थी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुके थे और इसी तरह से ये वाली प्लेट नेगेटिव के साथ कनेक्टेड थी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस थे। अब बैटरी का कनेक्शन तो नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को हम यहाँ पर शो कर देते हैं, तो करंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में शो मूव करेगा और इसी के लिए आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, करंट की डायरेक्शन को शो करती है कि जो करंट है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन कुछ यूं होगी। अब क्या होगा कि जो चार्जेस हैं स्टार्ट में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इनके दरमियान, क्योंकि हमने V0 वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया था, तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो चुका था, V0 पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका था। तो अब इस V0 पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे और बहुत तेज़ी से इस प्लेट को आके न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे चार्जेस न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 4 चार्जेस की वजह से है तो फिर एक चार्ज आ जाएगा तो 3 रह जाएंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम से कम होता जाएगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कम मिलेगी और इलेक्ट्रॉन जो है ये इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब इन इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो जाएगी तो हम यही कहेंगे कि जो डिस्चार्जिंग रेट है वो अब क्या हो गया, कम हो गया। यानी स्टार्ट में डिस्चार्जिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ होनी है और इसके बाद जो डिस्चार्जिंग है वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और डिस्चार्जिंग को फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया है जिसकी वैल्यू Q इज इक्वल टू, यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो Q चार्ज हैं वो किसके इक्वल होंगे, Q0 यानी इक्विलिब्रियम चार्ज इंटू E एक्सपोनेंशियल और इसके बाद माइनस T/RC। ये T वही इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट के ऊपर हम Q चार्ज ऑन दी प्लेट फाइंड करना चाहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम की कि अगर हम RC फैक्टर यानी एक RC के बाद, R क्या है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का मल्टीपल है, यानी एक RC के बाद कितने चार्ज बाकी रह जाएंगे इस कैपेसिटर के ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 1RC ओवर RC। RC के साथ कैंसिल हो जाएगा, e⁻⁻1 इंटू Q0 रह जाएगा और e⁻⁻1 की वैल्यू होती है 0.37 और इसके साथ क्या आ जाएगा Q0। यानी अब जो चार्जेस बाकी हैं इस प्लेट के ऊपर वो कितने हैं, एक सेकंड के बाद 0.37 चार्जेस बाकी रह चुके हैं। तो कितने चार्ज मूव कर चुके हैं, तो 63% चार्जेस जो है वो मूव कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि जो डिस्चार्जिंग है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी और इसमें हम वेरी करेंगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के मल्टीपल को। यानी RC फैक्टर अगर स्मॉल होगा तो फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कब पॉसिबल है, कितने टाइम में हो जाएगी, और अगर RC जो फैक्टर है यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो है इसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, यानी या रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए या कैपेसिटर को कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया जाए, कैपेसिटर बड़ी कैपेसिटेंस वाला यूज़ कर ली जाए, तो फिर हमारे पास वो ग्राफ जो है जो इसकी डिस्चार्जिंग को शो करेगा या चार्जिंग को शो करेगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ ड्रा कर दिया गया जिसमें देखें बच्चों कि ये Q के लिए है वर्टिकल एक्सिस और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टाइम है। और अगर हम बात करें
स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ करंट प्रोवाइड करेगा। वो कैसे करंट प्रोवाइड करेगा, हमें पता है कि जो स्लोप है वो वर्टिकल एक्सिस ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, या फिर हम कह सकते हैं dy ओवर dx होता है। तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर चार्ज है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टाइम है। चार्ज ओवर टी, टाइम यानी q ओवर टी किसके इक्वल होता है, करंट के इक्वल होता है। तो इसका एमसीक्यू भी पेपर में आता है कि स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ, क्योंकि q ये चार्ज है और t टाइम है, क्यूटी ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करेगा, तो स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ हमें करंट प्रोवाइड करेगा, आई की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर जब आरसी स्मॉल है, इसका मतलब क्या है कि जब रेजिस्टेंस स्मॉल है या फिर कैपेसिटेंस स्मॉल है तो जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत थोड़ा है। यानी आरसी का मल्टीप्लाई अगर 1 सेकंड है तो टाइम भी उसको 63% डिस्चार्ज होने के लिए कितना लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा। और इस तरह से फिर इसकी जो कर्व है बहुत ही छोटी सी आएगी। और अब 1 सेकंड के बाद यानी t इज इक्वल टू एक आरसी फैक्टर, एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो कितने होंगे, 0.37 ऑफ Q0 होंगे। और जो डिस्चार्ज हो चुके हैं वो कितने हो जाएंगे, 63%। तो यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि चार्जिंग के जो टाइम था उसमें भी 1 आरसी के वक्त कैपेसिटर 63% चार्ज हो चुका था। और अब डिस्चार्जिंग में भी पहले ही सेकंड में एक ही आरसी फैक्टर में जो कैपेसिटर है वो 63% डिस्चार्ज हो चुका है और इसके ऊपर सिर्फ 0.37 ऑफ या फिर 37% चार्जेस जो है वो बाकी हैं। तो हम कह सकते हैं कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ अ कैपेसिटर इक्वल होते हैं अगर ये रेजिस्टर इसमें सेम लगी हो। यानी रेजिस्टेंस अगर चेंज कर देंगे तो फिर तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर रेजिस्टर सेम है तो फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम सेम होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक और कर्व दिखाई गई है जो कि लार्ज आरसी के लिए। अब लार्ज आरसी क्या शो कर रही है कि यहाँ पर कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसका रीजन क्या है, अब यहाँ पर आरसी फैक्टर कहता है लार्ज है। आरसी फैक्टर लार्ज का मतलब क्या है, या तो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है तो इसने चार्जेस बहुत ज्यादा स्टोर किए हुए हैं, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत बड़ी है और ये इन चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगी। तो ऑब्वियसली इन चार्जेस को मूव करने के लिए 63% डिस्चार्जिंग के लिए जो टाइम होगा वो ज्यादा ही लगेगा। तो अभी हम दूसरा ग्राफ भी करते हैं फॉर लार्ज एंड स्मॉल आरसी, यानी चार्जिंग वाला जो ग्राफ है उसे दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ब्लू कर्व है ये लार्ज आरसी के लिए है, यानी अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया या फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया गया तो उसकी जो चार्जिंग है उसको 63% चार्ज होने के लिए या फिर मैक्सिमम चार्ज होने के लिए जो टाइम दरकार होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखें बच्चों 1 सेकंड के बाद यहाँ पर क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज सपोज की थी कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम की और जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रो फैरड है। तो यानी 1 सेकंड में फिर ये वाला जो कैपेसिटर था ये तो 63% चार्ज हो जाता था, लेकिन जब हमने आर और सी की वैल्यूज को ही इंक्रीज कर दिया तो फिर क्या होगा कि जो इस कैपेसिटर को चार्ज होने में टाइम लगेगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस को ही इंक्रीज कर दें तो फिर भी जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अब 1 सेकंड में कैपेसिटर सिर्फ 30% तक चार्ज हुआ है, यानी कैपेसिटर की चार्जिंग जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। वो डिपेंड करती है उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के ऊपर और जो रेजिस्टेंस यूज की जा रही है उसके ऊपर। यानी अगर कैपेसिटेंस आरसी फैक्टर जो है वो स्मॉल होगा तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, और अगर आरसी फैक्टर लार्ज होगा तो कैपेसिटर चार्जिंग में ज्यादा वक्त लगाएगा।